हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे संसद टॉपिक का पार्ट 2, जिसमें आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेशन को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपने इस टॉपिक का पार्ट 1 नहीं देखा है या पॉलिटी के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देखना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट लिंक से उन सारे टॉपिक्स के वीडियो जरूर देखें, ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो आइए अब इस सेशन को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रश्न है, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश में, जहां पर अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। अगला पॉइंट है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी कि देश में आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है? इसका उत्तर है भारत का राष्ट्रपति। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। और यह प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो वो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य से आते हैं? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है तथा राज्यसभा के सीटों की संख्या 31 है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में, जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या 48 है। और अभी अभी मैंने पढ़ाया था कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, वो ये है कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर है उन्नाव। दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इस पुस्तक में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र उन्नाव को बताया गया है, लेकिन मैंने जब गूगल पर सर्च किया तो वहां पर गाजियाबाद बताया गया। तो अगर आपको सही उत्तर पता हो तो मुझे कमेंट जरूर करें कि उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन है, उन्नाव या फिर गाजियाबाद। अगला सवाल है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? इसका उत्तर है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। आइए अब सेशन में पढ़ते हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होने वाले व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित होने वाला पहला व्यय है राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते एवं उनसे संबंधित अन्य व्यय। दूसरा है राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते। तीसरा भारित व्यय है ऐसे ऋण या भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। भारत की संचित निधि पर भारित चौथा व्यय है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन। पांचवा भारित व्यय है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन, भत्ते एवं पेंशन। और मैंने आपको पढ़ाया था
कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट में जरूर दें। भारत की संचित निधि पर भारित होने वाला अंतिम व्यय है ऐसे अन्य व्यय जो संविधान अथवा संसद द्वारा निर्मित किसी विधि द्वारा इस संबंध में भारित घोषित किया जाए। अगला पॉइंट है कि यदि लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से संकल्प पारित कर दें तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी कि अगर लोकसभा के सभी सदस्य बहुमत से ये संकल्प पारित कर दें कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाना चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष को उनके कार्यकाल के समाप्ति के पूर्व ही उनके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? इसका उत्तर है 2। यानी कि एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसका उत्तर है 6 वर्ष का। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर सेवानिवृत्त होते हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा कि ये 1/3 सदस्य वही होते हैं जिनका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो चुका होता है। अगला पॉइंट है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसका कर्तव्य नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाना है। वहीं 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? इसका उत्तर है किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। यानी कि जब किसी विधेयक या प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होते हैं तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना निर्णायक मत देता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। और मैंने आपको पढ़ाया था कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे एम आयंगर। अगला पॉइंट है, लोक लेखा समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है तथा उस पर अंतिम रिपोर्ट तैयार करके संसद के पटल पर रखती है। यानी कि कैग जो भी रिपोर्ट बनाता है उसका जांच कौन करता है? लोक लेखा समिति। और फिर लोक लेखा समिति ही उस अंतिम रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखती है। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर है 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? इसका उत्तर है राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। अब हम सेशन में पढ़ेंगे नए संसद भवन के बारे में। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया। तो इस पॉइंट से इस प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किसने और कब किया? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को। आगे है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित इस त्रिकोणीय आकार के 4 मंजिला संसद भवन का निर्मित क्षेत्र 64,500 वर्ग मीटर है। इस पॉइंट से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नवनिर्मित संसद भवन का आकार कैसा है? तो इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय है। दूसरा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि किस परियोजना के अंतर्गत नए संसद भवन का निर्माण हुआ था? तो इसका उत्तर होगा सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत। एक प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नवनिर्मित संसद भवन में कितनी मंजिलें हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 मंजिल हैं। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि नवनिर्मित संसद भवन का निर्मित क्षेत्र कितना है? तो इसका उत्तर होगा 64,500 वर्ग मीटर। अगला पॉइंट है, इसके 3 मुख्य द्वार हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। इस पॉइंट से इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि नए संसद भवन में कितने मुख्य द्वार हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 मुख्य द्वार हैं। कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। आगे दिया गया है कि इसमें राज्यसभा में बैठने की क्षमता 384 तथा लोकसभा में बैठने की क्षमता 888 है। यानी कि नए संसद भवन में राज्यसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 384।
और लोकसभा के कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 888। आगे है, संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था 1272 है। यानी कि संसद के संयुक्त अधिवेशन में कितने सदस्य बैठ सकते हैं? तो 1272। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आगे दिया गया है कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि लोकसभा का आंतरिक हिस्सा और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर तथा राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। अगला पॉइंट है, संसद परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद स्थापित है। इस पॉइंट से यह क्वेश्चन बन सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा बरगद। अगला और आखिरी पॉइंट है, पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन के नाम से जाना जाएगा। यानी कि आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पुराने संसद भवन को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर होगा संविधान सदन के नाम से। दोस्तों, अब वक्त हो चला है पेज के आखिरी में दिए गए पॉइंट को पढ़ने का। वो पॉइंट ये है कि प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, परंतु प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। यानी कि इस पॉइंट का ये अर्थ है कि हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है, लेकिन हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। और आपको बताता चलूं कि धन विधेयक की परिभाषा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत दी गई है। तो दोस्तों, ये था संसद पार्ट 2, जिसमें काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और पॉइंट्स थे। उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलूंगा सेशन के तीसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, साथ ही अपनी तैयारी भी जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।